बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जेनेटिक कोड। ठीक है, देखिए जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है? इट इज सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस ऑन। और एक सेकेंड, एक जेनेटिक कोड से पहले एक सेकेंड जरा रुक जाओ, इसको जरा रुक जाओ। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, PTC, या इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग, और इसी को हम लोग स्प्लाइसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग और स्प्लाइसिंग, जरा देखिएगा। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस, देखा जैसे अगर आप देखते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस या स्प्लाइसिंग, प्रोसेसिंग और स्प्लाइसिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंज PTC। देखो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आप प्रोकैरियोट में आपने क्या देखा था? प्रोकैरियोट में क्या देखा था? प्रोकैरियोट में आपने देखा था कि यहाँ पे देखो, प्रोकैरियोट में तुमने देखा था कि ये देख रहे थे, है ना? तो इसमें जैसे स्ट्रक्चरल जीन था, स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन में सारा का सारा प्रोकैरियोट में क्या था? पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन था, सिस्टोन 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 सिस्टोन। तो mRNA जो बना था वो एक्सॉन था, एक्सॉन एक्सॉन, यानी फंक्शनल mRNA बना था। लेकिन यूकैरियोट्स में आपने देखा कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन था, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन, ये क्या था? ये सिस्टोन नॉन सिस्टोन, सिस्टोन नॉन सिस्टोन, सिस्टोन, ये इस तरह से था। तो यहाँ पर जो नॉन फंक्शनल mRNA बना था सिस्टोन से, जो बना एक्सॉन इंट्रॉन, ठीक है, एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन, इस तरह से बना था। तो ये तो HNRNA कहलाता है, हेट्रोन्यूक्लियर RNA। ये नॉन फंक्शनल होता है। इससे क्या करना होगा आपको? इसको अगर आपको फंक्शनल करना होगा, फंक्शन मतलब mRNA में अगर कन्वर्ट करना होगा, तो ये इंट्रॉन को काट करके हटाना होगा और सारे एक्सॉन को, ठीक है, सारे एक्सॉन को आपस में, यानी कि 1 2 या 3 है जैसे, तो 1 2 3 को आपस में जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ, ठीक है, NCERT प्रोसेसिंग टर्म यूज करती है, प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA। स्प्लाइसिंग यानी स्प्लाइस का मतलब काटना। यहाँ से आपने क्या किया? काट करके हटाया, यहाँ से काट करके क्या किया? हटाया। इसी को आप क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, काट करके आप क्या करेंगे? इसको यहाँ से हटाएंगे, स्प्लाइसिंग इसी को कहते हैं। तो आपने देखा कि वो जो है वो स्प्लाइसिंग इसी को कहते हैं, काट करके जो है वो आप हटाते हैं, ठीक है। और अगर जो है वो स्प्लाइसिंग भी हो सकता है, और दूसरा जो है वो स्प्लाइसिंग प्रोसेसिंग भी कहेंगे, और इसी को आप PTC भी कहेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस। ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ ना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये जो है वो चेंजेस आया, काट छांट करके निकाला गया, इसीलिए इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस। तो अब हम लोग यही जो है वो क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे, PTC देखेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस हम लोग देखेंगे। तो ये कैसे होगा, ध्यान रखिएगा जरा सा। देखो पहला, देखिए क्या करना क्या है। तो इसमें क्या करना है?
ये जैसे आपको ये है एक्सॉन, इंट्रॉन, HNRNA, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, ये जैसे 5 डैशन और ये 3 डैशन, इसको काट करके आपको हटाना है इंट्रॉन को। ये सब पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बोलो हाँ या ना, ये तो मानते हो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो काट पॉलीन्यूक्लियोटाइड में डीएनए हो या आरएनए हो, उनको कौन काटता है? कौन काटता है? कौन सा एंजाइम काटेगा? उनको न्यूक्लियस काटते हैं, है कि नहीं? आप तो जानते हैं न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस भी दो तरह का होता है, एक एक्सो न्यूक्लियस, पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल से पढ़ाएंगे। एक होता है तुम्हारा एक्सो न्यूक्लियस और एक होता है तुम्हारा एंडो न्यूक्लियस। एक होगा एक्सो न्यूक्लियस और दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा एंडो न्यूक्लियस होगा। तो इन दोनों में अगर आप देखते हैं एक्सो न्यूक्लियस और दूसरा क्या हो जाएगा एंडो न्यूक्लियस और एक्सो न्यूक्लियस, इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में अगर आप देखते हैं तो ये दोनों में एक्सो न्यूक्लियस काम करेगा कि एंडो न्यूक्लियस काम करेगा? देखो अगर एक्सो न्यूक्लियस अगर काम करता है, ध्यान देना जरा सा, कि अगर मान लो कि एक्सो न्यूक्लियस अगर काम करता है, एक्सो न्यूक्लियस, तो फिर क्या होगा कि एक्सो का मतलब एंड्स, एंड पे ये काम करता है, ये टर्मिनल एंड पे काम करेगा, और यहां से एक्सो न्यूक्लियस, ठीक है, और यहां से इसके ऊपर काम, यहां से न्यूक्लियोटाइड निकाल देगा, न्यूक्लियोटाइड निकालता जाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड क्या करता चला जाएगा? निकालता चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, समझ रहे हो? और न्यूक्लियोटाइड निकालते निकालते सबको क्या कर देगा? डैमेज कर देगा पूरा डीएनए। तो डीएनए को डैमेज, सारा न्यूक्लियोटाइड को नहीं निकालना है ना जी, जो सिर्फ इंट्रॉन में है बस उसको निकालना है। ऐसे तो सारा डीएनए डैमेज हो जाएगा, क्योंकि एंड्स पे काम करता है। डीएनए का डाइजेशन तो करना नहीं है हमको, डाइजेस्ट करके उसको तो खाना तो है नहीं, उसको तो एब्जॉर्ब तो करना है नहीं नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर और फॉस्फेट में, ये तो करना नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो देखा भी होगा हमने, क्विक रिकैप जो है वो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का क्विक रिकैप वो करवाया, सॉरी तुम लोग को नहीं करवाया है, ठीक है। तो वो अगर आप देखेंगे कि एक्सो न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो सकता है कि ये काट, ये तो एक्सो न्यूक्लियस का तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सो न्यूक्लियस का काम नहीं है तो क्या एंडो न्यूक्लियस का काम होगा? एंडो का मतलब कहाँ पे काम करेगा? ठीक है, अंदर में काम करेगा। हाँ ये सही कुछ लगता है, एंडो अंदर में, यानी कि अगर ये यहाँ से अंदर में, डीएनए के अंदर में कहा, टर्मिनल एंड पे नहीं, अंदर में, अगर यहाँ से ये काट करके हटा दे, यहाँ से क्या कर दे, ये काट के अगर हटा दे, तो इंट्रॉन हट जाएगा, एक्सॉन जुड़ जाएगा। लेकिन जरूरी है कि एकदम एक्सॉन और इंट्रॉन का जहाँ जंक्शन पॉइंट है वहीं पर ये एंडो न्यूक्लियस काटे। एंडो न्यूक्लियस एक खास सीरीज ऑफ बेस पेयर को रीड करता है, खास सीरीज ऑफ बेस पेयर, ये बताएंगे आपको बायोटेक्नोलॉजी में। वो खास सीरीज ऑफ बेस पेयर उसको कहीं पर भी मिल जाएगा, यहाँ 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 कहीं पर ही मिल जाएगा, सबको काट करके बराबर कर देगा, यानी पूरा डीएनए क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो ना एंडो न्यूक्लियस से काम बन रहा है ना एक्सो न्यूक्लियस से काम बन रहा है, और काटने वाला इसी में से दोनों एक होगा। हम तुम बताएं कौन सा यूज करेंगे? एक्सो न्यूक्लियस यूज करेंगे। अब तुम लोग बोलोगे कि तो बड़ा क्या आप बोले जा रहे हैं, ठीक है, नहीं क्या नहीं बोले जा रहे हैं, अभी देखो हम प्रूफ करते हैं अपनी बात को, एक्सो न्यूक्लियस ही से हम लोग कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, देखिए जरा सा कमाल, ठीक है, हमरा कमाल। देखो सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि एक्सो न्यूक्लियस एंड्स पे काम करता है, टर्मिनल एंड पे। तो सबसे पहले तो टर्मिनल एंड को क्या करो? प्रोटेक्ट करो, टर्मिनल एंड को सिक्योर करो, टर्मिनल एंड पे काम नहीं करने देना है उसको। देखिए तो टर्मिनल एंड पे काम करने, यानी कि कुछ ऐसा कवरिंग लगा दें हम 5 डैश और 3 डैश एंड पे, जिससे कवरिंग लगा देंगे जिससे कि वो काम ना कर सके। कौन कौन नहीं काम कर सकेगा? वही जो है मतलब एक्सो न्यूक्लियस काम नहीं कर सकेगा। तो 5 डैश कैपिंग क्या लगा देंगे हम? कैप लगा देंगे। कैप कहाँ पर लगता है? सर पे पहनाया जाता है कि पूंछ पे पहनाया जाता है? सर पे पहनाया जाता है, तो कैप लगाएंगे, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ, देखो कैप, अच्छा कैप किस चीज का होगा? ठीक है, अरे कैप कपड़े का होगा, डीएनए पे आप कपड़े का कैप लगाएंगे नहीं, ठीक है, उसका नहीं लगाएंगे। अरे डीएनए जिस चीज का बना हुआ उसी चीज का कैप लगाएंगे, वही चीज उससे जाकर के अटैच होगी, यानी न्यूक्लियोटाइड का कैप लगाएंगे आप उसको, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम? अटैचमेंट, देखिएगा जरा सा, अटैचमेंट ऑफ, ठीक है, कैप ऑन 5 डैश एंड्स
तो ऐसा करते हैं, इधर लिखते हैं कैप ऑन 5' एंड ऑफ HNRNA। ये कैप जानते हो क्या होता है? कैप 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट, समझे मतलब? 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राई फॉस्फेट, मतलब समझ में आया? देखो मिथाइल लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। हमने पहले ही बोला था थाइमीन में भी मिथाइल लगा हुआ था, स्टेबिलिटी बढ़ गई थी। मिथाइल लगा हुआ स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्सोन्यूक्लियस नहीं काम करेगा। कैसे? देखिए, जैसे 7 मिथाइल गुआनोसिन, गुआनोसिन का मतलब ये हो गया कि गुआनिन बेस जो है इसके साथ अटैच रहेगा। आप देखेंगे कि ये देखिएगा जैसे 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, तो देखो फॉस्फेट OH OH, अब इसके साथ जो है 1 2 3 4 5 एक नंबर पोजीशन से जो है वो क्या जुड़ा रहता है? बेस जुड़ा रहता है। बेस का मतलब जो है कौन सा बेस रहेगा? यहाँ पे गुआनोसिन रहेगा। गुआनोसिन में अगर आप देखें 3 नंबर से, ठीक है, देखो जैसे 1 2 3 है ना, ठीक है, 9 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर से जुड़ता है एक नंबर का। और इसी 7 नंबर पे 7 मिथाइल, इसी 7 नंबर पे मिथाइल ग्रुप अटैच रहता है। तो ये हो गया गुआनोसिन, हो गया ये गुआनिन 7 मिथाइल 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ कितना फॉस्फेट लगाया है? एक ही लगाया है। आपको और कितना लगाना होगा? 3 और लगाना होगा, मतलब 2 और लगाना होगा। एक हो गया, 1 2, और ये हो गया तुम्हारा 3। अब ये दोनों फॉस्फेट को आप अटैच करिए। फॉस्फेट जो अटैच होगा OH ग्रुप जो है कंडेंसेशन होगा, H2O निकल जाएगा और फॉस्फोइस्टर बॉन्ड से जुड़ जाएगा। OH जो ग्रुप जो है कंडेंसेशन हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, फॉस्फेट बॉन्ड से ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये क्या होगा? 7 मिथाइल गुआनोसिन 1 2 3 ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड होगा 5' पे, ठीक है। यानी इसी पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, समझे? इसी पूरे को हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या? कैप। कैप 5' जरा सा देखिएगा, क्या देखेंगे भाई 5' पे? तो 5' देखो ये होगा 5' जरा देखिएगा, ये जो है वो आपका फॉस्फोरस, ठीक है, ध्यान देना, फॉस्फोरस जो है वो 0 OH, ठीक है, OH ये आ रहा समझ में? 5' हुआ ना, ये 5 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से जो है यहाँ पर क्या रहेगा? ये अगर आप देखेंगे नाइट्रोजनस बेस रहेगा, और यही चेन ये 3' है, यहाँ पर जो है वो अगर देखेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जो है वो जुड़ा रहेगा, और यहाँ पर O, ठीक है, फिर जो है O के साथ जो है वो ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ऐसी जो है वो पूरा लंबा सा चेन रहेगा, पूरा न्यूक्लियोटाइड रहेगा, ठीक है। इस न्यूक्लियोटाइड में कुछ ये तो कुछ एक्सॉन रहेगा, कुछ इंट्रॉन रहेगा, कुछ एक्सॉन रहेगा, कुछ इंट्रॉन रहेगा। तो सबसे पहले ये जो है देखो, तो ये फॉस्फेट फॉस्फेट यहाँ से क्या हो जाएगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा, और ये बन गया तुम्हारा क्या? कैप। कैप हो गया, इसका मतलब कैप जो लग गया, तो अब इसके ऊपर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो नहीं काम करेगा। तो 5' को किससे प्रोटेक्ट कर दिया गया? कैप से प्रोटेक्ट कर दिया गया। तो एक एंड तो प्रोटेक्ट हो गया, एक और एंड भी तो है, 3' भी तो होगा, दूसरे साइड भी तो होगा। तो एंड पे दूसरे, ये सर वाला एंड है जो कैप पहना दिया, वो पूंछ वाला एंड होता तो क्या बनाएंगे? टेल लगा देंगे, ठीक है। सेकंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टेलिंग करेंगे। क्या कहेंगे? टेलिंग। टेलिंग मतलब, ठीक है, टेलिंग अटैचमेंट, देखो क्या लिख रहे हैं?
अटैचमेंट ऑफ टेल ऑन अटैचमेंट ऑफ टेल, ठीक है, ऑन 3' एंड ऑफ HNRNA, ठीक है। टेलिंग क्यों करेंगे? फॉर प्रोटेक्टिंग द एंड, protecting the egg from exonuclease activity। देखो ऑन 3' एंड, टेल क्या होता है? टेल जानते हो? टेल, टेल जाहिर है, अब बंदर की पूंछ तो लगी कि नहीं, तो जाहिर है टेल जब भी होगा तो न्यूक्लियोटाइड ही होगा, ठीक है। तो टेल जो होगा, अगर आप देखेंगे 200 to 300 पॉली एडिनाइलेट सीक्वेंस, समझे? मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड रहेगा, चेन रहेगा, पॉलीएडिनाइलेट मतलब करीब 200 से 300 का न्यूक्लियोटाइड का चेन होगा। लेकिन खास बात इसके साथ ये है कि ये 200 से 300 जो चेन होगा, इसमें जो भी आपको ये रहेगा, जो भी तुम्हारा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड रहेगा, वो सब क्या रहेगा? वो सब जो भी न्यूक्लियोटाइड रहेगा वो सब का सब क्या रहेगा? एडिनाइलिक एसिड रहेगा। एडिनाइलिक एसिड, इसी को इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीएटेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीएटेल मतलब एडिनाइलेट सीक्वेंस। ये पूरा का पूरा सिर्फ क्या रहेगा? एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड। यानी कि अगर आप देख लें टेलिंग का, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हम सीधे कर देते हैं। यहाँ पर क्या लग गया? कैप लग गया, बोलो यस और नो, ठीक है, कैप, ठीक है, तो बड़ा ज्यादा ही बना दिया। ये हो गया कैप, 7 मिथाइल गुआनोसिन। ये हो गया तुम्हारा ये RNA, ये HNRNA, और ये हो गया क्या? टेल, टेल 3' पे और 5', और ये तो आप समझ ही रहे हैं। देखो एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, ये देखिएगा, इंट्रॉन को काट के हटाना है, ठीक है। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा, अब क्या करेंगे हम लोग? स्प्लाइसिंग करेंगे, उसको, इसको काट करके हटाएंगे, स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग हम लोग कैसे करेंगे बताइए? ठीक है, तो स्प्लाइसिंग जो होगा, स्प्लाइसिंग स्प्लाइस करेंगे, काटेंगे। कैसे काटेंगे भाई? देखो, फॉर्मेशन ऑफ, डायग्राम से देखिएगा, यही बता दे रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रॉनिक लूप। इस इंट्रॉनिक लूप में क्या क्या रहेगा? 2 पार्ट्स, ठीक है, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ, एक मिनट, स्नर्पोसोम या स्प्लिसियोसोम, स्प्लाइसियोसोम या स्नर्पोसोम, ठीक है। इसमें कितना पार्ट्स रहेगा? 2 पार्ट्स रहेगा। पार्ट्स देखो, देखिए क्या रहेगा, ठीक है। ये देखो, तो ये फॉर्मेशन स्पेस नर्पोसोम, ठीक है। एक तो क्या होगा, ऐसा देखना, स्प्लिसियोसोम, इसमें 2 चीज रहेंगी। एक तो रहेगा तुम्हारा इंट्रॉनिक लूप, ठीक है, और एक रहेगा SNRNP, स्मॉल न्यूक्लियर RNP भी रहेगा, ठीक है, जिसको आप SNRNP भी कहते हैं। RNP का मतलब समझे तुम लोग? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि ये हो गया राइबो न्यूक्लियो
प्रोटीन। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब आरएनए, राइबोन्यूक्लियो एसिड, यानी कि आरएनए रहेगा प्लस प्रोटीन रहेगा, ये इसी को कहेंगे राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। कितना रहेगा भाई, अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 रहेगा। 5 इसका सब यूनिट रहेगा, U1 U2 U3 नहीं रहेगा, U4 U5 U6, 5 सब यूनिट रहेगा इसका राइबोन्यूक्लियो। और इंट्रॉनिक लूप यही क्या बनाएगा, स्प्लिसियोसोम बनाएगा। देखो कहने का मतलब ये है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। कहने का मतलब देखिए क्या होगा, देखोगे जरा सा, ये जो है तुम्हारा यहाँ टेल, तो यहाँ तो कैप लगा हुआ है 5' पे, ठीक है, ये एक्सॉन, और फिर जो है इंट्रॉन 1 2 3 4 5, U2 U4 U5 U6, ये एक्सॉन, ये इंट्रॉन। थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं तो जगह मिल जाएगी, है ना, थोड़ा ऊपर बनाते हैं। देखो देखो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे गौर करेंगे, ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा, इंट्रॉन है ना, इंट्रॉन, इसको नीचे में लिखते हैं, और ये हो जाएगा कैप, इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन। यहां पर आएगा, देखो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये सब क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। यहां पर आएगा 1 2 3 4 और ये 5, U1 U2 U4 U5 U6, इंट्रॉन के पास आएगा 1 2, ठीक है, ये इस तरह से। अब देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसको ये इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, ये एंड्स को इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको, सिर्फ इंट्रॉन पे काम करता है, इंट्रॉन पे। तो आप खुद सोचिए, ये दोनों एंड को चाह रहा है एक जगह पे ले आना, इंट्रॉन के दोनों एंड पे एक जगह पे ले आएगा। जब ये इंट्रॉन के दोनों एंड को एक जगह पे ले आएगा तो बताओ ये कैसा हो जाएगा, इंट्रॉन जो है एक लूप के फॉर्म में आ जाएगा। इंट्रॉन, ये जो पूरा इंट्रॉन है ये कैसा आ जाएगा, एक लूप के फॉर्म में आ जाएगा। दोनों एंड जो है यहाँ पर जुड़ गया, ये फिर क्या हो जाएगा, एक्सॉन, ठीक है, और फिर जो है ये इंट्रॉन जो है लूप के फॉर्म में आ गया, एक्सॉन, और फिर जो है ये लूप के फॉर्म में आ गया इंट्रॉन, ठीक है, फिर एक्सॉन, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, टेल हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो U1 U2 U4 U5 U6, U1 U2 U4 U5 U6, U1 U2 U4 U5 U6, इसी को आप क्या बोलते हैं, स्प्लिसियोसोम कहते हैं। यहाँ पर देखो ये लूप हुआ कि नहीं लूप हुआ, ये किसका लूप हुआ, ये किसका लूप हुआ, ये लूप हुआ इंट्रॉन का। तो आप इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इंट्रॉनिक लूप, इंट्रॉनिक लूप। और ये हो गया तुम्हारा क्या, SNRNP, SNRNPs। तो दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं,
स्प्लिसियोसोम कहते हैं या स्नर्पोसोम कहते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर क्या कौन काम करेगा, यहाँ पर तुम्हारा, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस काम करेगा। कौन काम करेगा? एक्सोन्यूक्लियस। देखिएगा, ये देखिए, ये एंड मिल गया कि नहीं मिल गया, टर्मिनल पॉइंट मिल गया कि नहीं मिला, ये देखो टर्मिनल पॉइंट मिला। यहाँ पर जो है कौन काम करेगा, जल्दी बताओ, यहाँ पर जो है, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस काम करेगा। ठीक है, ये क्या है, एक्सोन्यूक्लियस, एंड पे काम करेगा ये एक्सोन्यूक्लियस जो है, ये काम करेगा, यहाँ पर भी काम करेगा, और यहाँ से काट करके, यहाँ से इसको लूप को काट करके हटा देगा। यानी कि स्प्लाइसिंग क्या हो जाएगी, स्प्लाइसिंग ऑफ स्प्लिसियोसोम, स्प्लिसियोसोम की क्या हो गई, स्प्लाइसिंग हो गई स्नर्पोसोम की। तो ये क्या बन गया, एक्सॉन, एक्सॉन, ये एक्सॉन, और ये हो गया टेल। यानी इसमें पूरा का पूरा क्या आ गया, एक्सॉन, एक्सॉन आ गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया कैप, हो गया 5 डैश, और ये जो है ना, ये सब डिजेनरेट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, ये सब अगर देखेंगे, ठीक है, ये डिजेनरेट कर जाएगा। ठीक है, ये जो है, ये जो है, ये जो है स्पीसियोसोम है, बाद में डीजेनरेट, डीजेनरेट, गेट डीजेनरेट, बाद में डीजेनरेट कर जाएंगे। यानी अब आप इसको क्या बोलेंगे, ये वाले सारा एक्सॉन है, तो इसको आप कहेंगे फंक्शनल एमआरएनए, फंक्शनल, फंक्शनल रहेगा, और इसी को आप क्या पूरा नाम क्या देंगे, फंक्शनल मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। ये आपको हो गया फंक्शनल मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, वही तो हुआ ना स्प्लिसियम। यही 3 स्टेप में होता है, कैप, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, फंक्शन हो गया। क्या ये प्रोसेस तुम्हारा प्रोकैरियोट में होगा? नहीं, ये प्रोसेस प्रोकैरियोट में नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है प्रोकैरियोट में होने की इसको, क्योंकि जरूरत क्या क्या होगा प्रोकैरियोट में, क्यों होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो सारा का सारा फंक्शनल एमआरएनए होता है, तो प्रोकैरियोट में ये नहीं होगा। ठीक, बस यहीं तक। ठीक है, अब हम लोग आगे टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, देखिए कितने तरह का आरएनए होता है। ठीक है, रुको, कुछ स्ट्रक्चर वगैरह आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह कुछ बताएंगे, तीनों का बताएंगे। ठीक, ठीक है, स्टार्ट कर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए, तो टाइप्स ऑफ आरएनए में ये 3 टाइप का आरएनए होगा। एक होगा आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए है ना, राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए है, ये सबसे ज़्यादा यही होता है कि एक सेल में जितना भी आरएनए होता है उसका 80 से 85% राइबोसोमल आरएनए होता है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक रोल है। ठीक है, 80 to 85% of total RNA of cell, ठीक है, टोटल RNA of cell, और have catalytic role, structural and catalytic role, structural and catalytic role, और मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। देखो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे स्टेबल। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, ये अगर आप राइबोसोम देखेंगे तो राइबोसोम में 2 चीजें रहती हैं, एक तो आरएनए रहता है, दूसरा प्रोटीन रहता है। आरएनए किस चीज का, कौन सा आरएनए रहता है, यही राइबोसोमल आरएनए होता है, इसीलिए इसको आरआरएनए कहते हैं। तो क्योंकि इसने एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, दैट इज मतलब किसका फॉर्मेशन किया, स्ट्रक्चर का, राइबोसोम का फॉर्मेशन किया, इस वजह से ये स्ट्रक्चरल इनका रोल होता है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, राइबोसोम का जैसे फॉर्मेशन करता है। और
आप जानते हैं जो चीज स्ट्रक्चर में चली जाती है, जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, वो ज्यादा स्टेबल होती है, वो जल्दी खत्म नहीं होती है। अब यही बिल्डिंग आप देखेंगे, जो जो इसमें जो ईंटा लगा हुआ है, जो ब्रिक्स लगा हुआ है, जाहिर है इसकी लाइफ बहुत होगी। ये एक बार उसमें उसके ईंटा जो है उस बिल्डिंग में लग गया तो वो हमेशा रहेगा। और वही सोचिए कोई ऐसा ईंटा, कोई ऐसा ब्रिक, या इसको बनाने वाला भी जो इंसान होगा वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है, रह जाएगा, ये स्ट्रक्चर रह जाएगा लेकिन वो खत्म हो जाएगा। एक दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, जो ईंटा, जो ब्रिक, रोड पे जो ईंटा या ब्रिक जो रहता है रोड पे, ठीक है, तो क्या होता है, रोड पे जो ईंटा जो ब्रिक रहता है वो बेचारा इधर से उधर होते होते एक दिन चूर चूर हो जाता है, खत्म हो जाता, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में नहीं जा सका। तो ये स्ट्रक्चर में चला गया, इस वजह से वैसी ये राइबोसोमल आरएनए स्ट्रक्चर में चला जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी। तो इसी को आप क्या बोलेंगे, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए कहेंगे। हैव स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक रोड, मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। उसके बाद 80 से 85%। उसके बाद फिर आप देखिएगा, इसीलिए सबसे ज्यादा दिन यही चीज जिंदा रहता है, इसलिए इनका नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। कैटालाइटिक रोल का मतलब क्या हो गया, आप जानते हैं राइबोसोम के साथ एमआरएनए मिल करके क्या बनाता है, ठीक है, राइबोसोम के साथ एमआरएनए मिल करके जो है वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन। देखो कैटालाइटिक रोल, एक आरआरएनए होता है 23S आरआरएनए, ठीक है, 23S आरएनए। ये 23S आरआरएनए जो होगा ये कैटलिसिस का, इसको राइबोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोजाइम। एक और रहता है राइबो न्यूक्लियस पी। तो देखो आरएनए जो है वो राइबोसोम के साथ मिलकर करके, आरएनए राइबोसोम के साथ मिल करके कैटलिसिस यानी कि एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, बायोकैटलिसिस। साथ साथ कुछ ऐसे आरएनए हैं जैसे 23S आरआरएनए, राइबोजाइम, और एक और आरआरएनए है राइबो न्यूक्लियस पी। ये एंजाइम बनाएगा नहीं राइबोसोम के साथ मिलकर के, बल्कि डायरेक्टली एंजाइम की तरह काम करेगा, डायरेक्टली एंजाइम की तरह काम करेगा। और वो जो होता है वो 23S आरआरएनए ही होता है। यानी आरआरएनए का जो है कैसा रोल रहेगा, कैटालाइटिक रोल रहेगा आरआरएनए का, है ना, कैटालाइटिक रोल रहेगा। राइबो न्यूक्लियस पी भी आरआरएनए होता है, उसका भी कैटालाइटिक रोल होता है, ठीक है। सेकेंड देखेंगे फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए का मतलब क्या हो जाएगा, mRNA, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। क्या है भाई मैसेंजर आरएनए में, अगर देखिएगा तो कैरी मैसेज, ये सबसे कम यही होता है, ये करीब मान के चलिए 5 to 10% या 5% जो है वो ऑफ टोटल आरएनए कैरी मैसेज ऑफ डीएनए। देखिए कैरी मैसेज ऑफ डीएनए, डीएनए का मैसेज जो है वो कैरी करता है। जैसे अगर आप देखेंगे डीएनए है वो स्ट्रक्चरल जीन है ना, स्ट्रक्चरल जीन। अब इसने डीएनए क्या बना दिया, आरएनए बनाएगा, तो वही एमआरएनए बनाएगा। इसका जो मैसेज है, इसका जो सीक्वेंस है, ये जो जीन है ATGCCGA, देखो इसी के करस्पॉन्डिंगली इसमें भी बनता है, ए के जगह पे UACGGCU। तो इसका जो मैसेज जो है ना, ये और ये प्रोटीन सिंथेसिस पेश करेगा डायरेक्टली। ये अपने मैसेज के हिसाब का प्रोटीन जो है वो नहीं बना सकता है, कौन, ये डीएनए, बल्कि वो एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए इस सीक्वेंस के फॉर्म में, फिर से बोल रहे हैं, मेरी बात को गौर से ध्यान दो, हम बोल रहे हैं एमआरएनए अपने सीक्वेंस के फॉर्म में, अपने सीक्वेंस के फॉर्म में इसका मैसेज ले करके कहां जाएगा, राइबोसोम में जाएगा, और उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या बनने लगेगा, इसी के करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जो हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। तो ये इसीलिए मैसेंजर आरएनए जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, ठीक है, वो मैसेज लेकर के आता है डीएनए का, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, उसी मैसेज के अकॉर्डिंगली, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये सबसे कम होता है, काम होने के बाद ये खत्म हो जाता है,
इसीलिए ये लीस्ट स्टेबल होता है। कैसा होता है बाबू? लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो है वो आपका टीआरएनए है, ठीक है। कैसा है? टीआरएनए। थर्ड टीआरएनए, यानी कि इसको हम लोग सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, इसको अडेप्टर आरएनए भी कहते हैं, और टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए क्यों कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, सॉल्यूबल आरएनए, अडेप्टर आरएनए? कि देखो, एक तो ये आरएनए कहाँ रहता है तुम्हारा? साइटोप्लाज्म रहता है। साइटोप्लाज्म में मेनली जो है, मेनली वाटर है, तो जाहिर है ये उसमें सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल रहता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्युबल आरएनए कहते हैं। अडेप्टर आरएनए क्यों कहते हैं या ट्रांसफर आरएनए क्यों कहते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। एमिनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोमल साइट, इसीलिए इसको ट्रांसफर। अडेप्टर आरएनए मैसेंजर आरएनए के हिसाब से, मैसेंजर आरएनए के इन अकॉर्डेंस ये एमिनो एसिड्स को लेकर के राइबोसोमल साइट्स के ऊपर जाता है, एमिनो एसिड्स को लेकर के, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अडेप्टर आरएनए कहते हैं। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर जो है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, सॉल्युबल आरएनए, अडेप्टर आरएनए, टीआरएनए, ठीक है, ये आपको आप समझ लिए 10 to 15% ऑफ द टोटल आरएनए, 10 to 15% ऑफ द टोटल आरएनए ऑफ, ठीक है, ऑफ सेल्स में जितने भी आरएनए होते हैं उसका 10 से 15% यही होता है। ये मॉडरेट है, ठीक है, मैसेंजर से ज्यादा और इससे कम, ठीक है। इसका मेन मकसद, कहने का मतलब क्या है, इसका क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। इसका दो मॉडल्स आया है, दो मॉडल्स। एक है तुम्हारा 2D मॉडल और एक है 3D मॉडल, ठीक है। 2D मॉडल को हम लोग ये जो है क्लोवर लीफ मॉडल भी कहते हैं। रुक जाओ एक सेकंड, बाई किसने दिया था? रॉबर्ट हॉली, और इसको दिया था बाई एसएच किम को, ठीक है। अभी हम इसका डायग्राम बना रहे हैं। ये देखो, ये दोनों का स्ट्रक्चर जो है ना वो करीब करीब एनसीईआरटी में दिया हुआ था। 1-2 साल पहले की अगर आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, 1 साल पहले की अगर एनसीईआरटी पढ़िएगा, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है, जो मॉडल यूज दिखाया हुआ था वो 2D मॉडल था। और अभी 1 साल पहले की एनसीईआरटी पढ़िएगा, जो मॉडल दिखाया हुआ है वो 3D मॉडल है। तो जरा सा हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं 2D मॉडल, ठीक है। ये जो है मोर एक्सेप्टेबल, ठीक है, मोर एक्सेप्टेबल है, ठीक है। यानी कि ये मॉडल जो है ना वो ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, ये उतना एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। एक्सेप्टेबल वो सही मॉडल नहीं है, 2D मॉडल इसका सही नहीं है, ठीक है। अगर आप 2D मॉडल अगर आप देखते हैं, ठीक है, रॉबर्ट हॉली का क्लोवर लीफ मॉडल भी शायद इसी को कहते हैं, देखोगे ऐसा कुछ मॉडल रहेगा। 2D मॉडल बना रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3, CCA 3 यहीं से जुड़ता है एमिनो एसिड, ये हो जाएगा 5 ये आरएनए बनाया है, समझे? कुछ और मत समझ लोगे।
1 2 3 4 5 6 7 ना, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 10 बना दिया, ठीक है। ये देखो सीसी एंड, यहीं से एमिनो एसिड्स अटैच होता है। इस आर्म, ये आर्म है और ये सब क्या है, लूप है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। देखिए बेस पेयर, ये पेयरिंग में है, आरएनए है लेकिन डबल स्ट्रैंडेड है, पेयरिंग में। और ये देखिए पेयरिंग में है, और ये लूप है, इसमें न्यूक्लियोटाइड अनपेयर्ड है। इस आर्म को कहेंगे सीसीए आर्म और एक्सेप्टर आर्म और अडेप्टर आर्म, इसको कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, टीसाइसी राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, ठीक है। टीसाइसी आर्म, टीसाइसी आर्म, ये इसमें कितना रहेगा बेस पेयर, 5 बेस पेयर्स, 1 2 3 4 5, 5 बेस पेयर टीसाइसी आर्म में। टीसाइसी आर्म ये 5 बेस पेयर्स, और ये हो गया राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। राइबोसोमल बाइंडिंग लूप में कितना हो जाएगा, 7 बेसेस, राइबोसोम से ये अटैच होता है। अच्छा, इसको कहेंगे मिनी आर्म, मिनी लूप, मिनी आर्म, मिनी लूप, और एक्स्ट्रा आर्म या एक्स्ट्रा लंप, ठीक है। इसमें कितना रहेगा, 7 बेसेस, अनपेयर्ड है, ये मत पेयर्ड मत समझ लेना, 7 बेसेस अलग अलग है। और इसको कहेंगे हम लोग एंटीकोडोन आर्म, एंटीकोडोन आर्म। कितना बेस पेयर है, 5 बेस पेयर्स। और क्यों कहते हैं एंटीकोडोन आर्म, क्योंकि ये जो होता है, ये लूप जो है एंटीकोडोन लूप है, क्योंकि ये तीनों जो देख रहे हो ना, हो ये एंटीकोड है, एंटीकोड। आगे बताएंगे इसके बारे में, बस अभी मॉडल समझ लो। और ये जो है, इसको कहेंगे, इस आर्म को कहेंगे, 4 बेस पेयर है इसमें, 3 4, इसका नाम बड़ा है, इधर लिख देते हैं, इधर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एमिनो अकाइल सिंथेटेज बाइंडिंग आर्म, या ऐसा करो इसको, यहाँ पर नाम लिख दे, छोटा वाला नाम लिख देते हैं इसका। इसको कहते हैं DHU आर्म, 4 बेस पेयर। और इसको क्या कहेंगे, इसका लूप का बड़ा सा नाम है, वो हम लिख देते हैं एमिनो अकाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। कितना, 8 से 12, यहाँ कितना बनाया है बेसेस, 8 से 12 बेसेस हो सकता है, यहाँ 10 बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाया। ये आपको 2D मॉडल है जो कि आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब होता है 3D मॉडल। तो 3D मॉडल जो है वो आपको ऐसे होगा, ऐसे कर दीजिए, ऐसे और ऐसे, ठीक है। मतलब 2D मॉडल बनाते हैं, 3D मॉडल बनाते हैं। देखो ऐसा कुछ,
ये कौन सा लूप होगा, देखो क्या लिखा है, ऐसे लिखा है ना, इसको और इसको अटैच करिए, ये हो जाएगा राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, है ना, और इन दोनों को अटैच करिए तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये DHU लूप हो जाएगा, DHU आर्म या DHU आर्म भी कह सकते हैं, और ये जो DHU आर्म का ये लूप है ना, तो इसको DHU लूप भी कह सकते हैं या ये लूप भी कह सकते हैं, दोनों नाम दे सकते, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। DHU लूप छोटा सा है तो इसको जल्दी से लिख दे रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये एंटीकोडोन लूप हो जाएगा, एंटीकोडोन लूप, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं DHU लूप, यहाँ पर अगर आप देखते हैं एक्स्ट्रा आर्म रहेगा, ये ऐसे करके देखो, बेस पेयर एक्स्ट्रा आर्म, ये एक्चुअली में 3D मॉडल है, ठीक है। इसी का जो इन एक्चुअली में अगर तुम सेल के अंदर मॉडल देखोगे तो ये कुछ इस तरह का रहेगा, ये देखोगे ऐसे करके रहेगा, समझ रहे हो ना, उलझा रहता है, देखो इस तरह का। वही जो है यहाँ पर अगर देखिएगा CCA 3 5 ठीक है, ये जो तुम्हारा लूप रहेगा ये वाला क्या रहेगा, DHU लूप, ये क्या रहेगा, DHU राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, ये रहेगा DHU लूप, ठीक है। और यहाँ पर वही 3 बेस रहेगा, ये 3 एंटीकोड रहेगा, देखो एंटीकोड रहेगा तो ये हो जाएगा एंटीकोडोन लूप, एंटीकोडोन लूप हो जाएगा। तो ये सेल में एक्चुअली में 3 डायमेंशन, मतलब एकदम इनके हिसाब से एकदम चपटा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन एक्चुअली में ये चपटा नहीं, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, RNA का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जेनेटिक कोड,